गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे साहित्य सागर में बड़े घर की बेटी, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद्र जी। प्रेमचंद्र जी का थोड़ा सा हम परिचय लेंगे। हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट के नाम से सुप्रसिद्ध मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई सन 1880 को वाराणसी के निकट लम्ही नामक ग्राम में हुआ था। इनका वास्तविक नाम धनपत राय था। जब ये छोटे थे तभी से इनके साथ कठिनाइयाँ और परेशानियाँ भी शुरू हो गईं। आर्थिक अभाव में उनका जीवन व्यतीत हुआ। पिता के निधन के पश्चात प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक की नौकरी की, साथ ही उच्च शिक्षा भी प्राप्त करते रहे। अध्यापक तथा बाद में सब डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स के पद पर आसीन हुए। कुछ समय पश्चात नौकरी त्याग कर स्वतंत्र लेखन में जुट गए। लेखन कार्य के आरंभिक दिनों में उन्होंने उर्दू में कहानियाँ लिखनी शुरू की। अंग्रेजी सरकार के शोषण एवं अत्याचार के विरुद्ध कहानियाँ लिखी। पहले नवाब राय तथा बाद में प्रेमचंद नाम से लेखक किया। इनकी रचनाओं में आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की अभिव्यक्ति हुई है। साहित्य जगत में आपको कलम का सिपाही कहा जाता है। इनके उपन्यास जो बहुचर्चित हैं, गोदान, गबन, निर्मला, कर्मभूमि आदि। लगभग 300 से अधिक कहानियाँ मानसरोवर नामक पुस्तक के 8 खंडों में संग्रहित है। इनका निधन अर्थात इनका देहांत 8 अक्टूबर सन 1936 को माना जाता है। हमने देखा लेखक का परिचय। अब हम इसके बाद देखेंगे जो लेसन है हमारा, इसके अंदर कौन कौन से पात्र हैं, और पात्र को देखने के बाद उन पात्रों के थोड़ा थोड़ा परिचय लेंगे, उनका चरित्र चित्रण देखेंगे। उसके बाद हम लोग पूरे लेसन का भावार्थ समझेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर मुख्य पात्र है बेनी माधव सिंह, जो घर के मुखिया हैं। बेनी माधव सिंह जो घर के मुखिया हैं। उनके 2 पुत्र हैं। पहला बड़ा पुत्र है श्रीकंठ सिंह और दूसरा छोटा बेटा है लाल बिहारी सिंह। श्रीकंठ सिंह की पत्नी का नाम है आनंदी। इस प्रकार से हमारे इस लेसन के अंदर 4 मुख्य पात्र हैं। तो पहले हम थोड़ा सा बेनी माधव सिंह के विषय में जानेंगे, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके सभी पात्रों के विषय में जानेंगे। तो पहले हैं बेनी माधव सिंह। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार हैं। उनके जो दादा परदादा थे, उन्होंने गांव के तालाब, मंदिर उन्हीं ने बनवाए थे। बेनी माधव सिंह रईस आदमियों में उनकी गिनती थी। वह हर वर्ष 1000 रुपये कमाते थे। बेनी माधव सिंह के परिवार की समाज में बहुत प्रतिष्ठा थी और वे अनुभवी तथा समझदार व्यक्ति भी थे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि उनकी जो बहू थी आनंदी और उनका छोटा बेटा लाल बिहारी, जब उनकी बड़ी बहू से कानाफूसी हो गई, झगड़ा हो गया, तब भी बेनी माधव सिंह ने अपने पुत्र को कुछ भी नहीं कहा और घर में इतना कलहल होने लगा कि गांव वाले प्रसन्न हो गए। पर बेनी माधव सिंह को समझ में आ गया कि गांव वाले चाहते हैं कि मेरे घर की बदनामी हो, तो उन्होंने अपने बड़े बेटे को समझाने का भयंकर प्रयास किया, परंतु वे असफल रहे। अब देखेंगे श्रीकंठ सिंह का परिचय। श्रीकंठ सिंह बेनी माधव सिंह का सबसे बड़ा पुत्र है। वह अपनी मेहनत और लगन से उसने बीए की उपाधि प्राप्त की है।
वह पढ़ाई में इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा गुम रहता था कि खाने पीने पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। और खाने पीने पर न ध्यान देने के कारण उसका शरीर बहुत ज़्यादा दुबला पतला और कांतिहीन हो गया था। वह शहर में नौकरी करता था और शनिवार के दिन ही अपने घर वापस आता था। उसको भारतीय संस्कृति पर अटूट श्रद्धा थी, लेकिन वह परिवार में अटूट आस्था है। राम लीला में वह अभिनय करने में भी रुचि लेता था। धैर्यवान और शांत स्वभाव का था, लेकिन उसे दुनिया का अनुभव नहीं था। पत्नी के रोने पर वह बहुत ही जल्दी गुस्से में आ जाता है, बहुत जल्दी क्रोधित हो जाता है। छोटे भाई द्वारा अपनी पत्नी का अपमान वह सहन कर सकता नहीं है और न सहन करने के कारण वह अपने पिता से कह देता है कि मुझे अब इस घर में रहना नहीं है, मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। या तो मैं जाऊं या तो छोटा जो भाई है लाल बिहारी वह चला जाए। हम दोनों इस घर में एक साथ रह सकते नहीं हैं। लेकिन जैसे ही उसके भाई का श्रीकंठ का क्रोध शांत हो जाता है तो वह अपने भाई को फिर से अपने गले से लगा लेता है। अब हम देखेंगे लाल बिहारी सिंह का परिचय। तो लाल बिहारी सिंह बेनी माधव का सबसे छोटा पुत्र है। वह देखने में बहुत ही हट्टा कट्टा और आकर्षित व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है। उसका भरा हुआ चेहरा और चौड़ी छाती है। खाने पीने का बहुत ही शौकीन है क्योंकि वह कुश्ती में रुचि रखता है। उसके खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। भैंस का 2 लीटर दूध वह पी जाता है और उसे शीघ्र ही गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है। तभी तो वह अपनी भाभी से उलझ पड़ता है और उसकी भाभी के मायके के विषय में अभद्र और अनुचित शब्दों का प्रयोग करता है। तो इसी बात से उसके बड़े भाई नाराज़ हो जाते हैं और जब उसके भाई बहुत नाराज़ हो जाते हैं तो वह उसे ऐसा लगता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। जो भी गलती हुई है वो उसी के द्वारा हुई है। तो उसे अपनी उस गलती पर बहुत ही ग्लानि होती है और वह फूट फूट कर रोने लगता है। वह स्वयं ही घर को त्यागने के लिए तैयार हो जाता है। अंत में अपनी त्रुटि को स्वीकार कर वह पुनः अपने भाई के दिल में जगह बना लेता है और फिर से दोनों भाई मिल जाते हैं। अब देखेंगे आनंदी का परिचय। आनंदी श्रीकंठ की पत्नी है। वह अपनी सभी बहनों में सबसे सुंदर और रूपवती गुणी स्त्री थी। उसके पिता का नाम रूप सिंह प्रतिष्ठित जमींदार हैं। उसके घर में खूब ही रईस परिवार है और उसके घर में नौकर चाकर सभी लोग उपस्थित हैं। रहने करने का ढंग सब कुछ उसके ससुराल से बिल्कुल विरुद्ध में है। आनंदी ने समझदारी तथा विवेक से स्वयं को इस नए घर में ढाल लिया था क्योंकि वह समझदार और पढ़ी लिखी स्त्री थी। इसी कारण वह ऐसे घर में जाने के बाद अर्थात उसके घर में नौकर चाकर सब कुछ था, लेकिन जो ससुराल में गई तो वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर भी उसने अपने विवेक अपनी समझदारी से उस नए परिवेश में अपने आप को ढाल लिया और उसके पति भी उसके साथ नहीं रहते थे। वह सिर्फ शनिवार के दिन ही वहाँ घर वापस आते थे। स्त्रियाँ सब कुछ सहन कर सकती हैं, लेकिन अपने माँ बाप की निंदा या तो उनके बारे में कोई उल्टा सीधा कहे तो वो सहन कर सकती नहीं है। एक समय आनंदी ने भोजन बनाया और उसमें घी कम होने के कारण लाल बिहारी ने आनंदी के साथ बहुत ही झगड़ा किया, बहुत ही उग्र रूप धारण किया। वैसे तो आनंदी बहुत ही दयालु स्वभाव की थी। बात बढ़ते देख वह समझदारी से काम लेती है। वह अपने पति का जो उग्र रूप धारण किए हुए थे उनको भी वह
शांत करने की कोशिश करती है तथा लाल बिहारी को भी जाने से रोकती है। वह अपने लाल बिहारी छोटे भाई समझकर उसे रोकती है कि तुम कहीं नहीं जाओगे। इस तरह से वह सिद्ध करती है कि बड़े घर की बेटियां भी विवेकशील होती हैं। सब बेटियां एक जैसी नहीं होती तथा बिगड़े हुए काम को भी सुधार सकती हैं। अब इसके बाद हम पूरे लेसन का एक साथ भावार्थ देखेंगे। अब हम लेसन का भावार्थ देखेंगे अर्थात कथानक। यहाँ पर सबसे पहले बेनी माधव सिंह जो गौरीपुर गांव के ज़मींदार थे, उनके 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम था श्रीकंठ और छोटे पुत्र का नाम था लाल बिहारी। श्रीकंठ पढ़े लिखे व्यक्ति थे जबकि लाल बिहारी अनपढ़ व्यक्ति थे। श्रीकंठ ने बीए पास कर शहर में नौकरी करते थे और हर शनिवार को अपने घर आया जाया करते थे। लेकिन जो छोटा भाई था उनका, जिसका नाम लाल बिहारी था, वह घर पर ही रहता था। वह अनपढ़ था, इसीलिए वह कहीं नौकरी नहीं करता था। वह घर पे ही उसे कुश्ती का शौक़ था, वह कुश्ती किया करता था। गांव में उसकी कुश्ती के बहुत ही चर्चे थे। बेनी माधव के परिवार की गांव में बड़ी प्रतिष्ठा थी क्योंकि वो जमींदार व्यक्ति थे। उनके पास ज़मीन थी, गांव था, तालाब था, आदि चीज़ें थी। इसीलिए वह अपने गांव में सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति माने जाते थे। पारिवारिक समस्याओं के समाधान के लिए ग्रामवासी उनके घर आया जाया करते थे। गांव में जितने भी लोग थे, अगर गांव में किसी को कोई परेशानी हो जाती तो इन्हीं के घर पर आते थे और इन्हीं के घर से जैसे बेनी माधव ने जो कह दिया वही सही फैसला हुआ करता था और वो अपने गांव वालों की सभी की परेशानियों को भी दूर किया करते थे। एक समय श्रीकंठ प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रशंसक थे तथा अपना उचित परामर्श समय समय पर गांव वालों को दिया करते थे। ऐसे तो वो भारतीय संस्कृति को मानते थे लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें अंदर रुचि लेते नहीं थे और गांव वालों को भी समय समय पर उन्हें अगर किसी सलाह की ज़रूरत है तो श्रीकंठ उनको सलाह भी दिया करते थे। एक समय श्रीकंठ का विवाह हो गया और विवाह करने के बाद उनकी पत्नी आनंदी उनके घर आई। वह एक बड़े ही ज़मींदार की पुत्री थी। अपने चारों बहनों में सबसे सुंदर, सबसे रूपवती और सबसे गुणी स्त्री थी। वह देखने में जितनी सुंदर थी उतना ही सुंदर उसका मन दयालु भी था। उसके पिता के घर पर बहुत ही राजसी ठाट बाट थे। उसके वहाँ पर नौकर चाकर, घोड़े, गाड़ी, हाथी इत्यादि उसके घर पर थे और उन्हें कोई भी किसी प्रकार का काम कुछ भी करना पड़ता नहीं था। लेकिन जहाँ पर वह आई थी अर्थात बेनी माधव के घर, श्रीकंठ के घर जो वो आई थी, तो उसका जो ससुराल था वो बड़ा ही साधारण परिवार का था। वहाँ पर किसी प्रकार का कोई नौकर चाकर नहीं, कोई पक्का मकान नहीं, कोई राजसी ठाट बाट नहीं, बिल्कुल साधारण सा परिवार। लेकिन आनंदी रूपवती के साथ साथ समझदार भी थी। वह अपनी चतुराई से उसने इस वातावरण में, इस नई जगह पर अपने आप को संभाल लिया, अपने आप को इनके जैसा बना लिया, ढाल लिया। एक दिन दाल में घी की कमी थी। पहले गांव में लोग जो होते थे वो दाल के अंदर घी डालकर खाया करते थे। तो यहाँ पर भी जो लाल बिहारी था वो कुश्ती में तेज़ था, तो क्या करता था, ज़्यादा घी खाना, ज़्यादा दूध पीना, यह सब उसके पास था। तो दाल में घी कमी थी तो लाल बिहारी बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया आनंदी पर और गुस्से में कहने लगा कि तुम्हें समझ में नहीं आता कि दाल में इतना कम घी है। क्रोध में व्यक्ति होश भी खो बैठता है। लाल बिहारी ने भी अपनी भाभी के पिता के घर के विषय में अशब्द कहने लगा। लाल बिहारी अगर भाभी से बात किया होता तो शायद भाभी भी गुस्सा
न होती। लेकिन भाभी के पिता अर्थात कोई भी लड़की अपने माता पिता के विषय में कभी सुन सकती नहीं है। उसे अपने माता पिता की बुराई बिल्कुल सहन नहीं है। जैसे वह घी की नदी बहती हो, इस तरह से लाल बिहारी उल्टा सीधा कहने लगा। आनंदी को भी क्रोध आ गया और वह भी उठी और कहने लगी, इतना घी तो हमारे यहाँ नौकर चाकर खा जाते हैं। लाल बिहारी को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और लाल बिहारी ने आवेग में आकर आनंदी के ऊपर खड़ाऊ फेंका। खड़ाऊ अर्थात चप्पल फेंककर उसके मुंह पर मारी। लेकिन आनंदी अगर अपने मुंह को बचाती नहीं, जैसे ही उन्होंने हाथ लगा लिया वैसे ही जो हाथ की उंगलियां थी वो पूरी के पूरी घायल हो गई और हाथ में से खून बहने लगा। हमेशा की तरह दोनों में इस तरह से झगड़ा हो गया और हमेशा की तरह उस समय श्रीकंठ नहीं थे। लेकिन जब शनिवार का दिन आया और श्रीकंठ घर को आए, तब बेनी माधव तथा लाल बिहारी ने आनंदी की शिकायत करना शुरू कर दिया। श्रीकंठ को लगा कि यह कैसा कि आनंदी ने इतना बड़ा बखाड़ा कर दिया, छोटी सी बात का बतंगड़ कर दिया। लेकिन श्रीकंठ भी समझदार थे। श्रीकंठ को ऐसा लगा कि पहले मैं आनंदी से भी सब कुछ पूछ लूं। उसके बाद खा पीकर बाद में वो आनंदी के पास जाते हैं और आनंदी से पूरा वृतांत पूछते हैं, पूरी कहानी पूछते हैं कि आनंदी ऐसा कैसे हो गया। आनंदी भी अपना अपमान सहन नहीं लगा और उसने भी सब कुछ कह सुनाया। उन्होंने भी अपने अलग होने का निश्चय कर लिया। जब श्रीकंठ को उसकी पत्नी ने शुरू से अंत तक की पूरी कहानी सुनाई और कहानी सुनाने के बाद श्रीकंठ को ऐसा लगा कि उसकी जो पत्नी थी आनंदी वो निर्दोष है और जो कुछ गलती की गई है वह सब लाल बिहारी ने की है। तो अंत में श्रीकंठ निश्चय करते हैं कि अपने पिता से कहते हैं कि मुझे अब इस घर में नहीं रहना। ठाकुर साहब ने अपने बेटे को बहुत समझाया। बेनी माधव सिंह ने अपने बेटे को बहुत समझाया, लेकिन श्रीकंठ टस से मस नहीं हुए। उन्होंने बेनी माधव तथा श्रीकंठ ने अनेक परिवारों को टूटने से बचाया था, किंतु उनके परिवार के टूटने की स्थिति जानकर गांव वाले मन ही मन प्रसन्न होने लगे। अब जैसे ऐसा जब गांव में कभी किसी के साथ ऐसी कोई बुराई होती थी, कुछ परेशानी होती थी, तो वहाँ बेनी माधव सिंह जाते थे या श्रीकंठ जाते थे और उनके परिवार वालों को टूटने से बचाते थे। लेकिन आज स्थिति ऐसी आ गई है कि श्रीकंठ और बेनी माधव का परिवार टूटने जा रहा है। तो गांव वालों को जो गांव वाले उनसे कटी करते थे, उनसे जलते थे, तो वो गांव वालों ने क्या किया कि उनकी ये सब परिवार जो अलग होने जा रहा था, जो उनके घर में झगड़ा हो रहा था, तो वो गांव वाले उसमें मज़ा ले रहे थे, अंदर अंदर प्रसन्न हो रहे थे। लेकिन ये सब चीज़ को बेनी माधव सिंह पहले से ही भाप गए थे। वो अनुभवी व्यक्ति ठहरे, उन्हें सब कुछ पता था कि गांव वाले इस चीज़ का मज़ा ले रहे हैं। तो उन्होंने फिर पुनः श्रीकंठ को समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन श्रीकंठ तो ठहरे एकदम टस से मस न होने वाले व्यक्ति। बाप बेटे में खूब बहस हुई और परिणाम कुछ भी नहीं निकला। अब परिणाम असफल ही रहा। लाल बिहारी को जब इस बात का ज्ञात हुआ तो उसे बहुत ही ग्लानि हुई, बहुत ही उसे शर्म आई कि मैंने ऐसे कैसे कर दिया। अपने भाई के आत्मीय तथा प्रेम भरे व्यवहार को सोचकर वो दुखी होने लगा। उसे ऐसा लगा कि मैं अपने भाई को इतना प्रेम करता था, उसके बावजूद भी भाई इतना ज़्यादा नाराज़ हो गया कि भाभी ने कहा और भाई सब कुछ मान गया। लेकिन लाल बिहारी को बहुत पछतावा होने लगा और बड़ा दुख होने लगा कि बड़े भाई मुझे इतना प्रेम करते थे, अब बड़े भाई मुझे देखना भी नहीं चाहते। निराश होकर भारी मन से वह भाभी के कमरे तक जाता है और कहा कि वह घर छोड़कर जा रहा है। जब उसे ऐसा मालूम हुआ कि श्रीकंठ ने अपने पिता से कहा, इस घर में लाल बिहारी रहेगा या तो मैं रहूँगा, दोनों में से एक ही इस घर में
रह सकते हैं। अब मैं लाल बिहारी का मुंह भी देखना नहीं चाहता। अगर वो यहाँ रहेगा तो मैं आज ही इस घर से चला जाऊँगा। जब ये सब बातें लाल बिहारी सुनता है तो लाल बिहारी निराश हो जाता है और बहुत रोता है। अपनी भाभी के कमरे में जाकर कहता है कि भाभी, आज से मैं ये घर छोड़ रहा हूँ। आज से मैं यहाँ से चला जाऊँगा, क्योंकि भाई को मेरा मुंह देखना भी पसंद नहीं है। उधर आनंदी भी मन ही मन सोचती है, स्वयं को दोषी मानने लगती है, क्योंकि आनंदी बहुत ही समझदार व्यक्ति है, बहुत ही समझदार स्त्री है और उसे ऐसा लगता है जैसे सभी दोष उसका है। अगर वो ये सब नहीं कहती तो आज शायद इतना बड़ी बात न होती। व्यर्थ में उसके पति को भी इतनी बड़ी उसने सभी घटना सुनाई। अगर मैं इतनी बड़ी घटना न सुनाती तो शायद वो उन्हें क्रोध भी ना आता और छोटी बात इतनी बड़ी ना होती और वो नाराज़ भी न होते। वह स्वयं भी बेचारी रोने लगती है और दुखी हो जाती है और अपने पति को बहुत समझाने का प्रयत्न करती है कि तुम लाल बिहारी को रोक लो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन पति जो थे, श्रीकंठ जो थे, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आनंदी ने खूब कहा लेकिन वो सुने नहीं। आखिर में आनंदी ने ही लाल बिहारी का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और कहा कि भैया, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम कहीं जाने वाले नहीं हो। इस तरह से कहते हुए आनंदी भी रोने लगती है। यह दृश्य देखकर श्रीकंठ का हृदय द्रवित हो जाता है। वो भी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि आनंदी भी रोती है, लाल बिहारी भी रोते हैं और पापा भी जो उनके बेनी माधव जी होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। तो पूरे घर को दुखी देखकर सब लोग रोने लगते हैं। आनंदी भी रोती है और लाल बिहारी भी रोता है। यह देखकर श्रीकंठ का हृदय भी पिघल जाता है, वो भी दुखी दुखी हो जाता है। उसका क्रोध भी तुरंत ही शांत हो जाता है और वो आगे बढ़कर अपने भाई को अर्थात लाल बिहारी को अपने गले से लगा लेता है और अपने गले से लगाकर वह भी खूब रोने लगता है। आंसुओं में उनके मन का सारा मेल धुल जाता है। जब इस बात का बेनी माधव जी को पता चलता है तो बेनी माधव सिंह भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गदगद हो जाते हैं। गदगद अर्थात बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। जो गांव के सभी व्यक्ति ने सुना और यही कहा। गांव के सभी व्यक्ति जो मज़े लेने के लिए उनके वहाँ आके बैठ जाते थे, उनकी बातें सुनने के लिए कोई न कोई बहाना लेकर उनके घर में आके बैठते थे। लेकिन बाद में जब गांव वालों को भी यह पता चला कि इतनी पढ़ी लिखी लड़की, इतने बड़े घराने से आई हुई लड़की इस सामान्य घर में अपने घर को इसने किस तरह से संभाल लिया, एक घर को टूटने से उसने बचा लिया, तो सभी गांव वाले भी जिसने सुना उसने कहा कि बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, ये बिगड़े हुए काम भी अंत में बना देती हैं। इस तरह से हमने इस लेसन का भावार्थ देखा। अब मुझे इतना पता है कि आपको इसका भावार्थ समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे लास्ट में शीर्षक की सार्थकता। अब देखेंगे शीर्षक की सार्थकता। बड़े घर की बेटी कहानी का मुख्य कथानक आनंदी के चारों ओर घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। आनंदी के अपमान के कारण ही दोनों भाई अलग होते हैं, श्रीकंठ और लाल बिहारी, और दोनों भाइयों में बहुत ही द्वेष भाव उत्पन्न होता है। दोनों ही भाई एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। वैसे तो लाल बिहारी तो कुछ नहीं कहता, लेकिन श्रीकंठ को बहुत बुरा लगता है कि मैं हर दिन बाहर रहता हूँ और मेरी पत्नी तुम्हारे लोगों के साथ रहती है, उसके बावजूद भी तुम मेरी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार करोगे तो मैं सहन कर सकता नहीं हूँ। मैं तो ठहरा किसी और का नौकर जो हर दिन बाहर रहने पर सिर्फ शनिवार को ही घर पर आता हूँ। तुम इस तरह से अगर अपनी भाभी के साथ व्यवहार करोगे तो वो यहाँ पर कैसे रहेगी। अब इस तरह से तुम खड़ा उठा के अपनी बड़ी भाभी का इस तरह से अपमान करोगे तो वो मैं सहन कर सकता नहीं हूँ। अब इस घर में चाहे लाल बिहारी रहे चाहे मैं रहूँ, अपने पिता को उसने साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि इस घर में अब हम दोनों का गुजारा नहीं हो सकता, या तो लाल बिहारी रहे या फिर मैं रहूं। लेकिन आनंदी है जो अपने सूझबूझ और चतुराई से
अपने दोनों पति और भाई देवर दोनों को प्रेम पूर्वक परस्पर मिलाने का प्रयत्न करती है और वह प्रयत्न उसका सफल भी हो जाता है। इस प्रकार वह एक बड़े घर की बेटी होने का प्रमाण देती है कि बड़े घर की बेटियां कभी खराब नहीं होती। बड़े घर की बेटियां भी अपने घर को यानी कि अपने ससुराल को भी संभालने का उतना तजुर्बा रखती हैं। बड़े घर से तात्पर्य केवल धनी होना ही नहीं होता, बल्कि उसके अंदर सद्गुण और संस्कारों का भी होना अत्यंत आवश्यक है, जो आनंदी में दृष्टिगोचर होता है, जो हम आनंदी में देखते हैं। अतः शीर्षक पूर्णतः सार्थक है, एकदम सार्थक सही है, क्योंकि आनंदी ने अपनी सूझबूझ के कारण कि दो भाइयों को अलग होने से रोका था और दोनों भाइयों को अपने दम पर उसने दोनों भाइयों को फिर से मिला दिया, जिससे गांव वाले भी अगर उसके बारे में सोचते थे तो गांव वाले भी उसके बारे में कहते थे कि बड़े घर की बेटी बहुत ही समझदार होती हैं। वह चाहे तो घर को महल बना सकती हैं। इस प्रकार से पूरे गांव भर में आनंदी की चर्चा होने लगी, आनंदी की बड़ाई और बखान होने लगी कि आनंदी जैसी बहू कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए जो यह इसका शीर्षक रखा गया है वह शीर्षक एकदम सार्थक सिद्ध होता है। इस तरह से हमारा यहाँ लेसन पूर्ण होता है। आपको लेसन में कुछ भी हार्ड वर्ड लगता है तो आपके पास वर्क बुक है, उसके अंदर बहुत सारे हार्ड वर्ड दिए हुए हैं, उसमें से आप देख लीजिएगा और कर लीजिएगा। एक बार इस लेसन को भी आप सभी लोग मिलकर पढ़ लेना। लेसन में कुछ भी ज़्यादा है नहीं, जो मैंने आपको समझाया है वैसा ही है। फिर भी आप एक बार लेसन को पढ़ लोगे तो आपको ये लेसन एकदम पक्का हो जाएगा। अब इसके बाद जब मेरा नेक्स्ट लेक्चर आएगा, नेक्स्ट मंडे को जब भी आए, मंडे या ट्यूसडे मेरा लेक्चर आएगा, तब मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर भी करवा दूंगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अस्तु, धन्यवाद, बाय।